नेपाल में सुशीला राज, बंद होगी गुंडागर्दी की आवाज। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। नेपाल ने नया इतिहास लिखा। इतिहास देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का। सुशीला कार्की, जो पहले देश की महिला मुख्य न्यायाधीश होने का रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं, उन्होंने अब पहली महिला पीएम होने का तमगा हासिल किया है। जाहिर सी बात है कि जिन हालात में सुशीला की ताजपोशी हुई है, उसके सामने कई तरह की चुनौतियां दिख रही हैं। सबसे पहली चुनौती नेपाल के युवाओं को अमन की तरफ ले जाने की, जो नेपाल की पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था से उबला हुआ है। दूसरा, उनके मुद्दों का समाधान, जिसमें करप्शन, बेरोजगार, भाई भतीजावाद है। कहानी अब नेपाल के मौजूदा संक्रमण से आगे की है, जहां माना जा रहा है कि एक नए नेपाल का जन्म होगा और राजशाही और गणतंत्र की गुमनामी के बाद पूरी तरह से नेपाल के नागरिकों का होगा। उनके लिए उनकी चुनी हुई सरकार, उनके हक में फैसले करने वाला। पर क्या ये इतना आसान है? इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। पहले बनी देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, फिर मिला देश की पहली महिला का ताज। नेपाल में टूटा सियासत का पुराना रिकॉर्ड। सुशीला कार्की के सिर सजा अंतरिम सरकार का ताज। तारीख नोट कर लीजिए, 13 सितंबर 2025। जब कभी नेपाल के इतिहास का जिक्र होगा और अंतरिम सरकार के चेहरे की चर्चा होगी, तो सुशीला कार्की का नाम लिया जाएगा, जिन्होंने नेपाल में ऐसे वक्त में कमान संभाली जब वामपंथ सियासत के आकाओं को यहाँ की युवा पीढ़ी देश के बाहर खदेड़ चुकी थी। नेपाल की इस काठमांडू क्रांति के चेहरे भले ही कोई और रहे हों, लेकिन उनकी सियासी महत्वाकांक्षा का जो चेहरा बना, वो कभी देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी सुशीला कार्की का था। नानुकुर के बाद आखिरकार सुशीला कार्की ने देश के पीएम पद पर शपथ ले ही ली। जिन हालात में सुशीला कार्की ने नेपाल की सियासत का एक ताज लिया है, उनके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। जन अपेक्षाओं का भार है, जिसमें नेपाल को करप्शन से मुक्त कराना, उन सियासी परंपराओं को तोड़ना जिसमें भाई भतीजावाद, चीन के दबाव से आजादी और नेपाल के अंदरूनी हालात जिसमें महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों का हल ढूंढना है। जेएनजी ने जिस तरह से इस आंदोलन को धार दी, जिसमें हिंसा, पिटाई, आगजनी और मंत्रियों पर हमले हुए, उससे ये लगा था कि अंतरिम सरकार बनी भी तो कोई युवा ही इसका चेहरा होगा। लेकिन जैसे ही सुशीला कार्की के नाम का ऐलान हुआ, उसने साफ कर दिया कि नेपाल की सियासत का मुद्दा युवा नेतृत्व नहीं, साफ सुथरी सरकार और सियासी हालात में सुधार है। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ शुरू हुए जेएनजी के इस आंदोलन ने हिंसा की चादर ओढ़ ली। नेपाल के युवाओं को भले ही सत्ता बदलने का क्रेडिट दिया जा रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि खुद की ही लगाई आग में उनकी छवि भी झुलसी ही है। क्योंकि किसी भी आंदोलन की जीत सही मायनों में तभी मानी जा सकती है जब उस आंदोलन पर खून के छींटे ना पड़े। लेकिन इस आंदोलन में खून दोनों तरफ से बहा और वो लोग इसका शिकार हुए जिनका कोई गुनाह नहीं था। इसलिए नेपाल की पहली महिला पीएम होने के नाते सुशीला कार्की के सामने सवाल यही है कि क्या अब नेपाल में हिंसा का दौर थमेगा? क्या नेपाल की सड़कों पर गुंडागर्दी की तस्वीरें जो दुनिया ने देखी, वो खत्म हो जाएंगी? नेपाल राजशाही का दौर देख चुका है। गणतंत्र की बहाली से लोगों को बड़ी उम्मीदें रहीं। सबको लगा था कि जनता के शासन का सीधा फायदा जनता को मिलेगा, लेकिन साम्यवाद की आड़ में एक ताकतवर मुल्क चीन के सामने झुकते जा रहे नेपाल ने जनता के भरोसे को तोड़ दिया। ऊपर से देश में राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की जकड़ ने बचे खुचे सपने तोड़ दिए। नतीजा, युवाओं में असंतोष पनपना शुरू हुआ, जो अभिव्यक्ति की आजादी पर लगी पाबंदी के बाद उफान मारकर बाहर आ गया। विचारधाराओं के बोझ से मुक्ति पाने और एक व्यावहारिक जमीनी शासन मॉडल गढ़ने की क्या नेपाल अपनी राजनीतिक संस्कृति को जवाबदेही और पारदर्शिता से जोड़ पाएगा? क्या वो एक ऐसी व्यवस्था बना पाएगा जो महज सत्ता संघर्ष नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन बने? बड़ी बात यह है कि नेपाल के युवाओं ने इन सवालों के जवाब के लिए अपनी इच्छा से सरकार चुनी है। ये मान भी लें कि आज का नेपाली युवा स्पष्ट और व्यावहारिक है। वो किसी वाद के झंडे तले संघर्ष नहीं कर रहा। उसकी मांग सीधी है, पारदर्शिता, जवाबदेही और अवसर। यही शब्द अब नेपाल के लोकतंत्र की कसौटी बन चुके हैं।
सुशीला कार्की से नेपाल के युवाओं को उम्मीदें हैं नीतिगत सुधार की, उनकी ऊर्जा को नई दिशा देने की। यही वो कसौटी भी है जिस पर नेपाल का युवा उनके शासन को परखेगा। विरोध के बीच नेपाल में पलायन भी मुद्दा रहा है। ऐसे में सुशीला विरोध और पलायन के संतुलन से नया नेपाल कैसे बनाएंगी, इस पर भारत के साथ दुनिया की भी नजरें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सोहेल काजमी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ में विनोद कुमार शुक्ला इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सोहेल काजमी, सबसे पहले आपका रुख मैं करता हूं, बात इतनी ज्यादा बिगड़ी कैसे, ये अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया? एक बात। दूसरी बात, कोई भी गवर्नमेंट जो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हो, क्या वो इतना आंख बंद करके रह सकती है कि 2 दिनों के अंदर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाला जेनजी कहलाने वाला यूथ पूरी सरकार उखाड़ फेंके? बिल्कुल राजीव भाई, देखिए, गुड इवनिंग टू माय को पैनलिस्ट और आपको भी गुड इवनिंग। देखिए सर, आपने कहा 2 दिनों में, ऐसा नहीं है, 2 दिनों में ऐसा नहीं होता है, नामुमकिन है। इसको एक पूरी रणनीति के तौर पे देखा जाता है और इतना बड़ा रिवोल्ट जो है वो विद इन 2 डेज या 3 डेज का नहीं होता, पूरे होमवर्क से होता है। कहीं ना कहीं मिस गवर्नेंस रही है, कहीं ना कहीं वो एजेंसीज विफल रही हैं नेपाल में जो ये चीजें हैंडल करती हैं। किसी मुल्क में भी जो सिक्योरिटी रिलेटेड ये ऐसी चीजें हैं उन पे कड़ी नजर रखने की बहुत जरूरत रहती है। लेकिन जहां गवर्नेंस नाम की चीज ना हो और जहां करप्ट प्रैक्टिस हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर वो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है अपनी बॉसेस को वो रिपोर्ट्स जो एक्चुअल रिपोर्ट्स है उन पे काम नहीं करती हैं और उसका नुकसान आपने देखा नेपाल को किस तरह से भुगतना पड़ा। और पूरी दुनिया नेपाल पे आंखें टिकाए हुए बैठी है। इतनी अनसर्टेनिटी, एक तो वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे बहुत से लोग जो है नेपाल में व्यापार करते हैं, ट्रांसपोर्ट हो, दूसरा हो, तीसरा वो सार्क का मेंबर है। तो सार्क कंट्रीज के मेंबर के होने के साथ उसकी वजह से हमारा उसके साथ एक और रिश्ता है, भारत का बड़ा नजदीकी रिश्ता है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन ये देखना होगा कि ये इरप्शन जो है इतनी वायलेंस की, उसके रीजंस क्या है। अब जो सरकार बन गई, पीएम जो नॉमिनेट किए गए हैं, वो या आने वाली सरकार जो होगी वो इन चीजों को जरूर माइन्यूटली वॉच करेगी, या वहां की इंक्वायरी कमीशन जो होंगी, जो भी इंक्वायरीज बनेगी, वो जो रिपोर्ट सबमिट करेंगी, पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है बाहर की ताकतें भी जरूर होंगी जो ये नेपाल की इस पल्स को देखती रही, इसको भड़काने में, उन लोगों के साथ जाने में, या पैसे के फ्लो से ये सब चीजें जो हैं गुमराही की तरफ या एक सवालिया निशान की तरफ नेपाल में देखने को मिली हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर एनी कंट्री, फॉर एनी नेशन, फॉर एनी स्टेट, फॉर एनी डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन के इस तरह का जो प्रदर्शन है जो नेपाल में हुआ है वो कोई अच्छी बात नहीं है। बट लेट्स होप, क्योंकि टाइमली 3 दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वहां बना दिया है और उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है इलेक्शंस की, विच इज इटसेल्फ इज ए गुड साइन कि जमहूरियत दोबारा जो है वो पटरी पे वापस आ जाए और जो उनकी एलिगेशंस है, जिस वजह से ये हुआ है, उस पे आने वाली सरकार जो है वो काम करेगी। और करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है, जहां अनएम्प्लॉयमेंट, जहां ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तभी ऐसा बड़ा रिवोल्ट जो है वो सामने आता है। लेकिन उन फोर्सेस को चेक करने की जरूरत है जो आने वाली सरकार होगी, उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे नेपाल को लीड करने के साथ साथ। उन चैलेंजेस में भी देखना है कि ये सब चीजें एकदम कैसे होगी जो एकदम ब्लास्ट हुई हैं और नेपाल को पूरी दुनिया में डिबेट करने पे मजबूर कर दिया। वाकई आपने सही कहा, आपने सही इशारा दिया कि उन्होंने इलेक्शन की बात कर ली है। विनोद जी, इलेक्शन 5 मार्च 2026, इसकी भी डेट सामने आ गई है। नेपाल को इस बारे में मैं तारीफ करना चाहूँगा कि कम से कम हमारे पड़ोसी नोबेल लॉरेट जो बांग्लादेश के सर्वा बने हुए हैं, वो अब तक तारीख नहीं दे पाए हैं अपने यहाँ इलेक्शन की। यहाँ कम से कम इलेक्शन की तारीख दे दी गई है, ये बात एक अच्छी है, लोगों में एक यकीन गया है। मुझे ये अजीब थोड़ा सा लगता है कि इस सरकार के केयरटेकर गवर्नमेंट के आने के पहले इसी जेनजी से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने कुछ अपनी मांगे सामने रखी हैं। ये वो युवा है जो सोशल मीडिया को लेकर आंदोलित हुआ। क्या ये एक देश की सरकार की नीतियों को दायरे में बांध सकता है? और अगर बांध सकता है तो नेपाल का भविष्य क्या है? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि ये जो जेनजी वाला मसला है, इसको
कुछ जितना उनको क्रेडिट मिलना चाहिए या इस पूरे इशू को इट इज बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन। यूथ्स की भूमिका होती है, युवाओं की देश के बहुत सारे निर्णयों को प्रभावित करने में, और विशेष रूप से जब लड़ाई सड़क पर लड़ी जाती है तो उनकी भूमिका होती है, उनको नकारा नहीं जा सकता। वो है। अब जेनजी की डेफिनेशन क्या है? 97 से 2012 12। के बीच के जो पैदा हुए लोग हैं, जेनजी हैं, और ये लोग पढ़ने लिखने से ज्यादा टाइप करने में भरोसा रखते हैं कि इन्होंने जो देखा पढ़ा वही वो है। तो इनके अपने आइडियाज बहुत अच्छे नहीं है, मैं इनको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझना पड़ेगा कि अचानक हुआ क्यों वो। अब इस जेनजी के मूवमेंट से पहले एक और मूवमेंट नेपाल में चला था, वो राजशाही को बहाल करने का। राजशाही को बहाल करने वाले मूवमेंट को क्रश कर दिया गया, डिफीट कर दिया गया। दो बात हो गई। तीसरी बात यह कि भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म को लेकर के वहां लंबे समय से मसला चल रहा था। जिस बात को लेकर के कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस रिसोर्सेस का वो नहीं हो रहा है, और एक माओइस्ट गवर्नमेंट आएगी तो वो सबको बराबर अधिकार देगी, वो भी नहीं हुआ डेमोक्रेसी बहाल होने के बाद। तो जो सबसे ज्यादा जो जिस चीज से अटैच था नेपाली मतलब नेपाली समुदाय, वो था उनके राजा को लेकर के अटैचमेंट। वो आपने दूर कर दिया और फिर भी उनको सुविधाएं आप नहीं मुहैया करा पाए। जस का तस मतलब ढाक के तीन पात वाली स्थिति रही। तो ये सारा कुछ लंबे समय से पक रहा था, और उसके बाद एक ट्रिगर मिला। अब ये तो अंदर की बात हो गई। दूसरी बात ये कि अचानक ये सारा कुछ फैला कैसे? सारा कुछ फैला इसलिए कि अगर आप इस पूरे उसकी बात करें तो वो लीडरलेस था, कोई नेता नहीं था कहने के लिए। बाद में 2-3 लोगों का नाम आ गया, लेकिन वो लोग जेनजी के नहीं थे, वो लोग बाहर के लोग थे। तो ये इस तरह के मूवमेंट में इंटरनेशनल कम्युनिटी की बड़ी भूमिका होती है। जैस्मिन रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, भारत में भी 2-3 करने की कोशिश की गई, और एक ये जेनजी रेवोल्यूशन। ये फेसलेस होता है। फेसलेस लोग देश को किस दिशा में लेके जाएंगे, वो एक बड़ा एप्रीहेंसिव सा मामला होता है। तो ये उस तरह का फेसलेस मूवमेंट हुआ, वहां बदलाव आ गया। अब इसमें जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि वहां पर चाइना की भूमिका थी। जो माओइस्ट सरकार थी वो हर सारे डिसीजंस को लेकर के, बिजनेस को लेकर के चाइना की तरफ देखती थी। अब इससे निश्चित तौर पर चाइना को उस लिहाज से नुकसान हुआ। लेकिन इस बदलाव का फायदा किसको हुआ? अमेरिकन डीप स्टेट, जो लंबे समय से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि डोंट डिस्काउंट अस, हम अभी भी साउथ एशियन उस अफेयर्स में हमको आप हटा नहीं सकते हो, हम वी आर स्टिल द प्लेयर। तो क्या उनकी भूमिका को डिनाई किया जा सकता है? इसलिए कि ये सारी चीजें करने में महारत है। आपने बांग्लादेश का नाम लिया। बांग्लादेश में जो डोनाल्ड साहब, प्रेसिडेंट डोनाल्ड नहीं, दूसरे डोनाल्ड साहब थे, उनकी बांग्लादेश के कू में कितनी बड़ी भूमिका थी वो सबको मालूम है। और बांग्लादेश और नेपाल की सिचुएशन में अंतर है। बांग्लादेश में एक रेडिकल मूवमेंट है, जमाते इस्लामी चला रहा है। वहां बहाना ये था कि इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस करके लगातार जो वहां की प्रधानमंत्री थी, जिनको वहां से भागना पड़ा, वो कर रही थी, इसके कारण विरोध हुआ। लेकिन उसके पीछे वहां रेडिकल एलिमेंट्स की भूमिका थी, और वो रेडिकल एलिमेंट्स ही नहीं चाहते हैं कि वहां चुनाव हो, इसलिए वहां चुनाव नहीं हो रहा है। लगातार चुनाव डेफर किया जा रहा है। जो आपका प्रश्न था कि यहाँ पर तुरंत चुनाव हो गया, अब इसमें चुनाव जल्दी होने से किसको फायदा है? नई सरकार बन जाती है। अगर वो माओइस्ट सरकार नहीं बनती है तो निश्चित रूप से चाइना वहां पर कमजोर होगा। फायदा कौन होगा ये सरकार बनने के बाद देखा जाएगा। तो आप अगर कुल मिलाकर के इस तरह से देखिए तो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे। लेकिन मुझे लग रहा है कि जेनजी को थोड़ा सा ओवररेट किया जा रहा है। मैं उनके प्रोटेस्ट को ओवररेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके डिसीजन मेकिंग को वो वाकई क्या उन्होंने दायरे खींच दिए नई सरकार के लिए, ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। सोहेल काज़मी, ये जो पूरा एपिसोड नेपाल में उभर कर सामने आया, इससे पहले नेपाल में जो लोग थे, वो जो डेमोक्रेसी है, जिसे जमहूरियत भी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं,
ये लोकतंत्र से लोग खुश नहीं थे। जिस उम्मीदों के साथ उन्होंने लाने की कोशिश की थी वो रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वो फिर से राजशाही की तरफ जाने की बात यहां पर करने लगे थे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस सोशल मीडिया को लेकर नेपाल का युवा उबल गया कि वहां सोशल साइट्स बैन हो गई, ये सोशल साइट्स बैन करने के पीछे नेपाल की गवर्नमेंट का जो फरमान था वो गलत तो कतई नहीं था कि अगर आप यहां पर पूरे युवा को एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर अपना सोच अपनी फैला रहे हैं, तो आपको यहाँ के दफ्तर रखना होगा, एक कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा। फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ या इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, केवल 2 ने कंप्लाई किया और वो वाइजर था और टिकटॉक था। सोहेल काज़मी। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। देखिए, ग्लोबल डिसऑर्डर जो है राजीव सर, वो पूरी दुनिया में आपने देख लिया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और उस ग्लोबल डिसऑर्डर में आपने देखा कि अभी जो चाइना में जो प्रदर्शन हुआ और जो मुल्क उसमें शामिल हुए, उससे भी उसके बाद इमीडिएट अमेरिका का जो सोच है उसमें बदलाव आया है। और उस बदलाव में आपने देखा थोड़े दिन बाद उनका एक क्लोज एड जो है उसको गन डाउन कर दिया गया अमेरिका में ही, अमेरिका की सरजमी पे ही। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत से पहलू हैं जिसने ग्लोबल डिसऑर्डर को बनाने में बहुत अहम रोल प्ले किया है। वो सब चीजें एक्सपोज हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, कौन किस मुल्क के साथ खड़ा होता है और वो मुल्क के साथ खड़ा नहीं होता है तो उस मुल्क को किस तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए। अब नंबर जो अगला नंबर है वो फ्रांस का है, बांग्लादेश की तो होगी तबाही। उसके अलावा आप कौन कौन से मुल्क इसकी चपेट में आ रहे हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये सब चीजें जो स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं उनकी बदौलत भी, उनकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत है छोटे छोटे मुल्कों में इंटरफेरेंस करने की या वहां अपनी साख को मजबूत करने की। और उसी जैसे आपने खुद ही इशारा किया, जो सोशल मीडिया एक कंट्री से चलाए जाते हैं वो चल रहे थे और जो दूसरे मुल्क से चलाए जाते हैं वो बंद हो गए। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि सुप्रीमेसी हर मुल्क में कोई ना कोई मुल्क जो है वो बनाए रखना चाहता है और उसी के एवज में कहीं कहीं वो इस तरह की सिचुएशंस को इरप्ट करता है। आने वाले दिनों में जब इसकी फुल फ्लेज रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चल जाएगा सारी दुनिया को कि किसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ थी। और इस तरह के इंसिडेंट 2 ही दिनों में या 2-3 दिनों में इतना नेपाल जो है वो भड़क गया, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है 1-2 दिनों में ऐसा भड़क जाना कि पूरा मुल्क ही जो है वो स्टैंड स्टिल पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन ये है कि फिर भी हम सल्यूट करते हैं उनकी सरकार को, उनके जो भी काम करने वाले पॉलिसी मेकर्स हैं कि उन्होंने इमीडिएट लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करने में इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस की हैं, एक इंटर्म प्राइम मिनिस्टर वहां बना दिया। ये दर्शाता है कि अब वो सीरियसली जमहूरियत को दोबारा पटरी पे लाने के लिए उनकी कोशिशें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। और जो जहां जिस तरह से भी है वो जो सोचने में मजबूर हो जाएगा कि नेपाल और जो जलाना चाहते हैं या जो भड़काना चाहते हैं या जो एड देना चाहते हैं या उन युवाओं को मिसलीड करना चाहते हैं, वो सब चीजें जो हैं मुझे लगा उस पर सवालिया निशान लग गया, वो बंद हो गई। अब एक नया नेपाल नई पॉलिटिकल सोच के साथ, और 2008 में ही ये तानाशाही से जो है जमहूरी निजाम में तब्दील हुआ था, उसको ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। नेचुरली वो लोग भी नहीं चाहते होंगे कि ये जमहूरी निजाम अच्छे ढंग से चले। राजे महाराजे कभी नहीं चाहते हैं कि जमहूरियत किसी भी मुल्क में पनपे और उनका राज खत्म हो। लेकिन मुझे लगता है कि उनके भी जो डिजाइन होंगे वो भी सामने आ जाएंगे और नेपाल एक नए पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के साथ अगली इलेक्शंस के बाद एक नए पॉलिटिकल चैप्टर के साथ उसकी शुरुआत होगी। मैं समझता हूँ वो एक फायदा किसका नहीं है, ये सारी पावर्स इस वक्त तौल रही होंगी। लेकिन श्रीलंका के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद नेपाल, डीप स्टेट कहां का काम कर रहा है इसके इशारे अगर आप ढंग से अध्ययन सभी करते हैं दर्शकों तो आपको इशारे मिलने लगेंगे। क्या भारत की तरफ ये डीप स्टेट अपने कदम बढ़ा सकता है या फिर भारत इतना विशाल है कि यहां की तरफ कदम बढ़ाने से पहले डीप स्टेट को अपनी चिंता पहले करनी पड़ेगी। खैर, बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस एनालिसिस के साथ समय मेरे पास थोड़ा कम था, लेकिन हमारे संवाददाता जमील अहमद वाराणसी पहुंचे, वाराणसी में उन्होंने लोगों से बात की, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के बाद पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर दीपक मलिक जी हैं। सर, सुशीला जी 80 के दशक में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री लेने के लिए आई थी और उसी समय से कहा जाता है कि इनकलाबी उनका मतलब रहन सहन, बातचीत करने का तरीका था। किस तरह से आप देखते हैं और क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि
सुशीला जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही ईमानदारी का निश्चल व्यक्तित्व है, कोई छल कपट नहीं है, और एक राजनीतिक व्यक्ति का भी है जो प्रौढ़ राजनीतिक है, कमज़ोर राजनीतिक नहीं। और तीसरा जो एक बड़ा भारी फैक्टर ऐड होता है कि सुशीला न्याय भी जानती हैं, चीफ जस्टिस रही हैं, वहाँ पर वकील रही हैं, तो न्याय, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई हुई, इसमें ज़्यादातर वकील लोग थे। किस लिए वकील लोग आए? जवाहरलाल भी वकील थे, महात्मा गांधी भी वकील थे, पक्ष विपक्ष जो लोग होते थे सब वकील होते थे, इसलिए कि भाई न्याय की एक पढ़ाई होती थी वकालत में, तो उसके लिए वो लड़ गए। तो ये जो चीज़ है, ये सुशीला में ये 3-4 क्वालिटीज़ हैं सुशीला जी में। इस वजह से मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही एक अलग किस्म की, एक निराले किस्म की का एक नेतृत्व नेपाल में एक बड़ी इनकलाबी और बड़ी गहमा गहमी के जमात में वो चुन ली गई, आम सहमति बन गई, और भी कैंडिडेट थे, हो सकते थे। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। इसका मतलब है कि उनमें दम है और वो इस बात को आगे ले चल सकेंगी। मैं समझता हूँ कि सुशीला की ट्रेनिंग का जो उनके अंदर जो व्यक्तित्व है, लड़ने का जो मादा है, न्याय करने का जो मादा है, जो विपरीत परिस्थितियों में खड़े होने का मादा है, इसका बहुत कुछ उन्होंने बनारस में सीखा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दिनों में सीखा, और वो अब काम में आएगी, वो एक संबल है उनका। और मैं समझता हूँ कि वो एक निश्चित तौर से आज के दौर में मैं कहूँगा कि दुनिया में जितने परिवर्तन हो रहे हैं, अमेरिका में भी बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं ट्रम्प के खिलाफ, यूरोप में पेरिस में रिवोल्ट है एकदम से सब जगह, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सब जगह पे रिवोल्ट हुए हैं विद्यार्थियों के, नौजवानों के। अगर उन सब को मिला के देखें तो ये सबसे क्लीन एक रिवोल्ट था, जिसमें भ्रष्टाचार और गैर बराबरी के खिलाफ एक आदर्शवादी नौजवान खड़ा हुआ और लड़ने के लिए तैयार हुआ। तो उसका नेतृत्व अभी सुशीला जी को मिला है। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है, एक साधारण बात नहीं है। ये एक इनकलाब का नेतृत्व जिसका एक वैश्विक मैसेज जाता है। पूरी दुनिया में ये समस्याएं हैं कि कोई एक देश की समस्या नहीं है ये, भ्रष्टाचार, गैर बराबरी और भी चीज़ें, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे अफ्रीका के देश हों, सब जगह ये समस्याएं हैं, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो वो समस्याओं के विकल्प में क्या एक बात बनाई जा सकती है कि नहीं, ये नेपाल के एक्सपेरिमेंट से प्रूव होगी। इस मायने में उनके ऊपर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व। बनारस से वो पढ़ी लिखी हैं, बनारस में उन्होंने ही राजनीति एक तरह से कह लिया जाए तो सीखी भी हैं। तो बनारस के अगर रिश्ते की बात करें या फिर देश के रिश्ते की बात करें, तो किस तरह के आप नेपाल और भारत के रिश्ते हो सकते हैं बेहतर? देखिए, नेपाल और भारत का तो बड़ा गहरा रिश्ता पहले भी रहा है, आज भी है, रहेगा भी। लेकिन हुआ क्या कि इस बीच में जो नेपाल के प्रधानमंत्री जो थे अभी, जिनको इस्तीफा देना पड़ा, ओली साहब, तो वो नेपाल में एक परंपरा बनी हुई थी, जो एक स्वाभाविक परंपरा थी वहाँ पर। इसलिए नहीं कि हम बड़े मुल्क हैं और वो छोटे मुल्क हैं, लेकिन नेपाल में जो भी प्रधानमंत्री बनता था तो पहला वो विजिट जिसे कहते हैं वो भारतवर्ष में करता था। ओली साहब नहीं आए यहाँ पर, इसकी जगह बीजिंग गए वो हैं। तो उसकी तुलना में तो सुशीला कार्की जो हैं, सुशीला जी जो हैं, उनके ज़माने में निश्चित तौर से भारत और नेपाल के संबंध बहुत गहरे होंगे। लेकिन इसमें भारत को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। भारत भी लोगों के अपने आसपास के पड़ोस में आज़ादी की लड़ाई, सिविल राइट्स की लड़ाई के लिए खड़ा होने का एक प्रॉमिस, एक प्रतिबद्धता अगर दिखाएगा, तभी ये बात गहरी होगी। ये केवल नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात नहीं है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। यशस्वी